नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित विश्व के स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया। कहा, भारत में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र। ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत सहित ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता देने की मांग, साथ ही अफ्रीकी प्रतिनिधित्व पर भी जोर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कैलगरी में कनाडा ओपन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे और बंगबंधु सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम बेंगलुरु में भारत का सामना कुवैत से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। श्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के देशों से इस खतरे से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने शंघाई शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। संगठन के सदस्यों को ऐसे देशों की आलोचना करने से हिचकना नहीं चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मानदंड नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में भारत की चिंताएं और उम्मीदें अधिकतर SCO देशों की तरह ही हैं। श्री मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन को पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने और आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट, विवाद, तनाव और महामारी सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में SCO समूचे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने SCO के अध्यक्ष के तौर पर इसके बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए सतत प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में SCO में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए गए हैं। ये स्तंभ स्टार्टअप्स और नवाचार, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन तथा साझा बौद्ध विरासत हैं। पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। SCO के सभी सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को इस सम्मेलन में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं। SCO की परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को भी अतिथि अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने G20 से संबंधित मुद्दों, सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद कल 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत स्टार्टअप्स के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने विकसित देशों के स्टार्टअप्स को भारत आने का निमंत्रण दिया। गुरुग्राम में स्टार्टअप्स 20 शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विशाल प्रबंधकीय प्रतिभा, कौशल और युवा आबादी के साथ कम लागत के पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत एक नियम आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति आज समूचे देश में प्रचलित हो चुकी है।
श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति नियमों को बदल रही है, रोजगार चाहने वाले अब रोजगार देने वाले बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करना और सूक्ष्म प्रबंधन करना सरकार के लिए संभव नहीं है। वाणिज्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार की भूमिका सदा सुविधा प्रदाता की रहेगी। G20 अनुसंधान और नवाचार पहल समूह RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। G20 के 29 देशों के अनुसंधान मंत्री, आमंत्रित अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित लगभग 107 विदेशी प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। RRIG शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर ने सुबह उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सुबह के सत्र में प्रतिभागियों ने RRIG 2023 थीम और प्राथमिकता वाले विषयों पर विचार विमर्श किया। इसके बाद अनुसंधान मंत्रियों की घोषणा पर चर्चा हुई और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। दोपहर के सत्र में अनुसंधान मंत्रियों के मसौदे पर विचार विमर्श होगा और कुछ द्विपक्षीय बैठक भी होंगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्वाधीनता के आगामी 25 वर्ष कर्तव्यकाल होने जा रहे हैं, क्योंकि देश अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमने अमृतकाल का नामकरण कर्तव्यकाल किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में आज साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर आध्यात्मिक सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यक्रम का केंद्र होगा। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर के विशेषज्ञ यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र देश के युवाओं के लिए मददगार होगा। भारत जैसे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हमेशा से समाज उत्थान के केंद्र में रही है। आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और अगले 25 वर्षों का संकल्प लेकर हमने अमृत काल में प्रवेश किया है। आज जब हम विरासत और विकास को एक गति दे रहे हैं, तो सत्य साई ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की इसमें बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में एक अग्रणी थिंक टैंक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता की एक अनुभूति है। श्री मोदी ने कहा कि इस केंद्र में वैचारिक भव्यता और सांस्कृतिक दिव्यता भी समाहित है। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। समारोह में विश्व भर के गणमान्य अतिथि और श्रद्धालु उपस्थित थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत को विकसित करके देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि देश के विकास में प्रत्येक भारतवासी को शामिल करके महान कार्य किया है। श्री शाह ने आज गुजरात के मेहसाणा के निकट देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की अपील के सम्मान में शुरू किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान के प्रतापगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में 5,600 करोड़ रुपए की 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 3,700 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से निर्मित 4 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने लगभग 1,900 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एक रिपोर्ट। आज जिन 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ 6 लेन हाईवे और किशनगढ़ से गुलाबपुरा 6 लेन हाईवे शामिल है। मावली से चित्तौड़गढ़ अनुभाग पर आरओबी का निर्माण तथा करौली जिले के मंडरायल से मध्य प्रदेश के सबलगढ़ अनुभाग पर चंबल नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज का भी आज लोकार्पण किया गया।
इसके अलावा उदयपुर संभाग और आदिवासी इलाकों से गुजरने वाली 7 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से आदिवासी इलाकों में विकास को गति मिलेगी। साथ ही इनसे राज्य के विभिन्न शहरों के बीच आवागमन और सुगम होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में धुले जिले के मुंबई आगरा राजमार्ग पर पलासनेर में एक दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रक कंटेनर 4 वाहनों से टकरा गया और उसके बाद राजमार्ग पर एक होटल में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की जांच जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत सहित ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता देने की मांग की है। साथ ही अफ्रीकी प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया है। इस महीने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ब्रिटेन ने संभाली है। ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने सुरक्षा परिषद के कार्यक्रमों के दौरान ये टिप्पणी की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का विस्तार देखना चाहता है और इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान तथा अफ्रीका को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आगजनी के प्रयास और तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने हिंसा को आपराधिक गतिविधि बताया है। एक ट्वीट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका में राजनयिक भवन पर हुआ हमला एक आपराधिक गतिविधि है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तानी उग्रवादियों ने रविवार को हमला किया था। भारत का वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात 2 गुना हो गया है। 2005 में यह निर्यात 2% था, जो कि 2022 में बढ़कर 4.4% हो गया है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में सेवाओं के निर्यात से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नौकरियां कुल सेवा क्षेत्र की नौकरियों से 10% अधिक हैं। कनाडा के कैलगरी में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी कनाडा ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कनाडा की तालिया एनजी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में भारत की तस्नीम मीर और गार्डे रुथविक शिवानी भी मुख्य ड्रॉ में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन मुख्य ड्रॉ में भारत के एकमात्र खिलाड़ी होंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलावुत वितीतसरन के साथ होगा। पारुपल्ली कश्यप जर्मनी के काई शेफर के खिलाफ क्वालीफायर मैच खेलेंगे। भारत के एस शंकर, मुथुस्वामी सुब्रमण्यम और बी साई प्रणीत भी क्वालीफायर मुकाबलों में अपनी शुरुआत करेंगे। पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला भारत की एकमात्र चुनौती होंगे। वे शुरुआती मुकाबले में फ्रांस की जोड़ी जूलियन माइयो और विलियम वेलेगर के सामने पहला मैच खेलेंगे। वहीं महिला डबल्स में भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्तो और अश्विनी पोनप्पा का सामना ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन इया और ग्रोनिया सोमरविले की जोड़ी से होगा। भारत की ऋतुपर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा मुख्य ड्रॉ में अपनी शुरुआत करेंगी। बंगबंधु सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम बेंगलुरु में श्री कंठीरवा स्टेडियम में भारत का सामना कुवैत से होगा। सुनील छेत्री के नेतृत्व में भारतीय टीम ने रविवार को सेमीफाइनल में लेबनान को कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पिछले विजेता नोवाक जोकोविच और विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने आज जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि कोको गॉफ और वीनस विलियम्स कल टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित विश्व के स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया। कहा, भारत में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र। ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत सहित ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता देने की मांग। साथ ही अफ्रीकी प्रतिनिधित्व पर भी जोर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कैलगरी में कनाडा ओपन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और बंगबंधु सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम बेंगलुरु में भारत का सामना कुवैत से।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।